हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो मूल कॉन्सेप्ट में हमने अभी तक पढ़ लिया था कि मिली इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका कुछ एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया था और मिक्सचर का एनालिसिस हमने पढ़ लिया था। तो आज हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज प्योरिटी के बेस करके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और हम जब सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन जब मिक्सचर होगा तो उसमें कैसे हम मिक्सचर का मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट होगा या मिक्सचर का नॉर्मालिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और टाइट्रेशन कैसे में कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। टाइट्रेशन के बारे में ज़्यादा आपको आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा उसको लेके कुछ बेसिक्स मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि दिया है कि 6 ग्राम ऑफ जिंक वाज अलाउड टू रिएक्ट विद जिंक वाज अलाउड टू रिएक्ट विद 6 ग्राम of zinc is allowed to react with 100 ml of 0.5 N 0.5 N NaOH ये गिवन है और बोला है कि कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक। क्वेश्चन में दिया है कि 6 ग्राम ऑफ जिंक वाज अलाउड टू रिएक्ट विद 100 ml of 0.5 नॉर्मल NaOH। तो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक। तो ये तो 6 ग्राम जिंक दे दिया है, तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या होगा, इम्प्योर ही है, हाँ या ना। और हमें क्या करना है, जिंक के साथ अगर NaOH रिएक्ट कर रहा है तो दोनों का मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर देना है और वहां से हमें वेट ऑफ जिंक निकालना है। तो हमें जब वेट ऑफ जिंक वहां से मिल जाएगा उसको उसके बाद हम उसका प्यूरिटी निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लिख लेंगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इक्वल टू क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। आया ना, जैसे पढ़ाया था, जब रिएक्शन होता है कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट ना हो तब क्या होगा, दोनों का मिली इक्विवेलेंट सेम होता है। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना होगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन एम इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इनटू 100 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 50 हो गया इसका मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ जिंक मतलब क्या होगा, वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ जिंक। मोलर वेट ऑफ जिंक कितना होता है, 65.4 ग्राम। और जिंक का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2 इंटू 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। दैट इंप्लाइज W इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 65.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.635। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1.635 ग्राम। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज प्यूरिटी हमें निकालना है, किसका, जिंक का। तो क्या होगा, गिवन वेट बाय क्या होगा, टोटल वेट जो दिया है, जो टोटल वेट दिया है बाय गिवन क्या है, प्योर इनटू 100 होता है परसेंटेज प्यूरिटी। तो ये होगा 1.635 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। 1.635 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, जिसका वैल्यू आएगा 27.25%। जिसका वैल्यू आएगा 27.25%। तो हमारा परसेंटेज प्यूरिटी जिंक का कितना होगा, 27.25%। तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज प्यूरिटी को बेस करके। लिख लिया, इरेज करना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी। क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी of NaOH. Calculate percentage purity of NaOH if 300 ml of 300 ml of 2 normal NaOH was allowed to react with 10 ml H2SO4, 10 ml और 40 ml दिया है, 10 नहीं दिया है, 40 ml H2SO4 if the density of H2SO4 is 1.3 gram per cc, 1.3 नहीं दिया है क्वेश्चन में, 1.1 gram per cc and percentage by mass is 39%, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। ये दिया है क्वेश्चन और हमें बोला है कि कैलकुलेट करो किसका, परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ NaOH, कैलकुलेट करो परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ NaOH, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, तो पहले तो हम लिख देंगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो भी होगा PO इक्वल टू क्या हो जाएगा, MEQ ऑफ H2SO4 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो NaOH का मिली इक्विवेलेंट निकल जाएगा कि आया ना, इसको हमें निकालना है। MEQ ऑफ H2SO4 क्या हो गया, MEQ ऑफ H2SO4 हो जाएगा मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू V इन ml। वॉल्यूम गिवन है, वैलेंसी फैक्टर हमें पता है, पर हमें मोलरिटी नहीं पता। पर आपको बोला था जब परसेंटेज बाय मास और डेंसिटी दिया होगा तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता था, फॉर्मूला याद कीजिए, होता था परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मोलर मास होता था मेरा, मोलर आया। तो इसको अगर हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 39 इंटू 1.1 डिवाइड इंटू 10 डिवाइडेड बाय 98, क्योंकि H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98 होता है, तो आपको पता है। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेट। इसका वैल्यू आएगा 4.37, इसका वैल्यू कितना आएगा 4.37, ठीक है 4.37। उसके बाद हम क्या करेंगे, MEQ H2SO4 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 4.37 इंटू 2 इंटू 40 आया ना। तो 4.37 इंटू 2 इंटू 40, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 349.6। कितना आ जाएगा 349.6। तो मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल गया हमें 349.6। समझ में आया। अभी क्या करना है हमें, तो यही इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, MEQ ऑफ प्योर NaOH आया। तो प्योर NaOH का हमें MEQ मिल गया। तो हम बोल सकते हैं उसके बाद कि MEQ ऑफ इम्प्योर जो है NaOH उसका कितना होगा, गिवन है नॉर्मलिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो 2 इंटू 300 इक्वल टू 600 आया ना। तो परसेंटेज प्यूरिटी हम लिख सकते हैं MEQ ऑफ प्योर डिवाइडेड बाय MEQ इम्प्योर इनटू 100 इक्वल टू हो जाएगा कितना
349.6 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100। तो आप इसका वैल्यू निकाल देना। इसका वैल्यू जो होगा वो हमारा क्या होगा, परसेंटेज प्योरिटी होगा। ठीक है, तो 349.6 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 हो जाएगा हमारा परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्या, NaOH। समझ में आया? तो हमें पहले क्या करना है, प्योर NaOH का मिली इक्विवेलेंट निकालना है, और इम्प्योर का मिली इक्विवेलेंट तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो प्योर बाय इम्प्योर इंटू 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, क्योंकि सबसे इजी मेथड होता है, सबसे इजी मेथड होता है याद रखने में, मतलब कोई एक कॉन्सेप्ट को उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना। फिजिकल केमिस्ट्री में यही सबसे बड़ा आपके पास क्या है, हथियार है, जिससे आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हर टॉपिक में देखना, फिजिकल केमिस्ट्री में हर वक्त चाहिए क्या, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितना आपका प्रैक्टिस रहा है, उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आपका मार्क्स स्कोर करना। समझ में आया? तो ये दो क्वेश्चन हो गया। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे मिक्सचर कुछ है, जहाँ पे हमारा कुछ मिक्सचर है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन दिया है 500 ml 0.1 m H2SO4 was allowed to react with 8 gram of iron, 8 gram of iron। ठीक है, 8 ग्राम ऑफ आयरन, और बोला है आफ्टर द रिएक्शन it was found that solution remains acidic, solution remain acidic। ठीक है, in order to neutralize that neutralize that 200 ml of 0.1 normal calcium hydroxide was added। ठीक है, was added। then calculate percentage purity of iron। then calculate percentage purity of iron। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। हो गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 500 ml of 0.1 molar H2SO4 was allowed to react with 8 gram of iron। After the reaction it was found that solution remained acidic। in order to neutralize that 200 ml of 0.1 normal CaOH whole 2 was added। then calculate percentage purity of iron। तो यहाँ पे दे दिया है कि क्या है, सॉल्यूशन रिमेन एसिडिक, मतलब H2SO4 जो हमारा है, H2SO4 जो हमारा है उसके साथ
आयरन भी रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्ट कर रहा है। आयन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयरन प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आयन। क्योंकि आयरन अगर सफिशिएंट होता तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता, मतलब एसिडिक और नहीं रहता सॉल्यूशन, पर एसिडिक रह रहा है मतलब H2SO4 थोड़ा ज्यादा है, और जब हम उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमें मिल गया। तो यहां से हमें पहले क्या करना है, परसेंटेज प्यूरिटी आयरन जानने के लिए वेट ऑफ आयरन कैलकुलेट करना है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयरन इक्वल टू क्या कर देंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaOH। ठीक, ये कर देंगे। समझ में आया? तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना होगा, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन एमएल, माइनस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा, नॉर्मलिटी इनटू क्या, वॉल्यूम इन एमएल। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, 1000 इनटू ये, तो ये हो गया 100, ये हो गया 20, ये हो गया कितना 8। हाँ यार, ये हो गया कितना 8। समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयरन कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक, आयरन तो आपको पता है आयरन का मिली इक्विवेलेंट होता है उसका वेट बाय आयरन का मोलर वेट क्या होता है, 56 होता है, इनटू आयरन का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा देखिए। तो आयरन यहाँ पे क्या है, Fe हमारा FeSO4 बना सकता है, नहीं तो Fe2SO4 होल 3 बना सकता है आयरन। तो ये अगर बनाएगा तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा, ये 2 आएगा, ये अगर बनाएगा तो 3 आएगा आयरन। क्योंकि आयरन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है, एक +2 और एक +3 आयरन। तो आप पूछोगे अभी कि हम +2 लेंगे या +3 लेंगे। पहले जो एमजी का हम पढ़ते थे, नहीं तो एल्यूमिनियम का पढ़ते थे, उनका क्या होता था, एक का +2 होगा, एक का +3 होगा, इसलिए हम डायरेक्ट वैलेंसी फैक्टर ले जाते थे। पर अगर रिएक्शन में मेंशन नहीं किया है कि ये FeSO4 बना रहा है या Fe2SO4 होल 3 बना रहा है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो लेना है, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो ले जाना है। तो ये 2+ दे रहा है, 3+ भी पॉसिबल देता है, वो स्टेबल रहता है, इसलिए हमें वैलेंसी फैक्टर क्या लेना है, 3 लेना है। तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 3 into 1000 इक्वल टू क्या हो गया 8। दैट इंप्लाइज W इक्वल टू क्या हो गया 80 into 56 डिवाइडेड बाय 3 into 1000। तो इसका कैलकुलेट कर दीजिए, थोड़ा सा खुद थोड़ा कीजिए कैलकुलेशन। अगर आपका तेज होगा, जल्दी जल्दी अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन उतना जल्दी ही सॉल्व होगा। ठीक है, करिए करिए। कर लिया होगा। इसका वैल्यू आएगा कितना, 1.49 ग्राम। कितना आएगा, 1.49 ग्राम। ठीक है, आपका भी उतना आंसर निकला ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसके बाद हमें क्या करना है, परसेंटेज प्यूरिटी कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज प्यूरिटी क्या होगा, गिवन अब प्योर बाय इम्प्योर इनटू 100, प्योर बाय इम्प्योर इनटू 100। तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 18.625%, 18.625%। समझ में आया? तो ये आ गया हमारा परसेंटेज प्यूरिटी। तो क्या किया हमने,
पहले देखा कि दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, आयरन भी रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलके H2SO4 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा, इतना समझ में आया। पहला स्टेप वो था। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या हो रहा था, दूसरा स्टेप में हमारा हो रहा था कि हमें वेट ऑफ आयरन निकालना था। तो वैलेंसी फैक्टर अगर कुछ गिवन नहीं है तो 3 ही लेना है आयरन का, तो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, वेट ऑफ आयरन मिल गया, उधर से हमने परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करते। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसको इरेज करता हूं, अभी लिख लिया होगा सबने। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और एक टाइप का क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, वो हम कर देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे किसमें, टाइट्रेशन में और मिक्सचर के नॉर्मल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, लिखिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट amount of 60% pure calcium hydroxide that react completely with 200 ml of 2 molar H2SO, 200 ml of 2 molar क्या H2SO4। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए। तो कॉम्प्लीटली न्यूट्रलाइज अगर हो रहा है, कॉम्प्लीटली रिएक्ट हो रहा है, मतलब हम बोलेंगे क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू क्या बोलेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। और 60% प्योर का अमाउंट क्या होगा वो हमें पूछा है। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर 100% प्योर होगा, पहले हम अगर 100% प्योरिटी होगा तो कितना अमाउंट चाहिए वो निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, W बाय इसका मोलर वेट कितना होता है, 94 होता है। कैलकुलेट आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। 94 इंटू 2 है वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट। तो 2 ये हो गया मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम, तो 800 दैट इंप्लाइज W इक्वल टू हो गया 800 इंटू 94 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये कट हो गया, ये हो गया कितना 4 आया ना, 4 हो गया। तो ये हो गया कितना 376 बाय 10 इक्वल टू 37.6 ग्राम। तो प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना है, 37.6 ग्राम। ठीक है, हाँ यार। तो अगर 100% कैल्शियम प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इतना अमाउंट चाहिए होगा, तो 60% होगा तो कितना चाहिए होगा हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 60% ऑफ इम्प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू कितना होगा वो पूछेंगे। आया ना, तो 60% क्या है, उसका प्यूरिटी है। तो 60% ऑफ इम्प्योर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो होगा हमारा क्या, प्योर दे। आया ना, तो 60% ऑफ इम्प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट दे देगा। आया ना, इक्वल टू क्या होगा 37.6 ग्राम हो गया। ठीक है, तो हम निकाल देंगे
कि 100% इम्प्योर का कितना होगा, ठीक है। तो वहां से हम अगर निकाल दिए कि वेट ऑफ इम्प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब 60/100 इंटू वेट ऑफ इम्प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू हो जाएगा 6 ग्राम। तो दैट इम्प्लाइज वेट ऑफ इम्प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 37.6 इंटू 100/60। आया ना, समझ में आया क्या किया मैंने। 60% ऑफ इम्प्योर ये इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को 37.6 ग्राम होगा। आया ना, तो 60/100 इंटू वेट ऑफ इम्प्योर इक्वल टू कितना होगा 37.6 ग्राम। तो वेट ऑफ इम्प्योर कितना हो जाएगा ये, तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए इसका आंसर आएगा 62.66 ग्राम। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही है, अगर इम्प्योर का वेट हर वक्त प्योर से ज्यादा आना चाहिए, इम्प्योर का वेट हर वक्त प्योर से ज्यादा आना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे पहले, 60% ऑफ इम्प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू कितना होगा, और इसको इक्विवेलेंट टू कर देंगे और गिव्स 37.6 प्योर ग्राम ऑफ प्योर क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आया, तो उसको कर दिया हमने 60 इंटू 100, वेट ऑफ इम्प्योर इक्वल टू ये हो गया। तो वेट ऑफ इम्प्योर का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो गया 62.66 ग्राम, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, लिख लीजिए। इरेज करना, उसके बाद देखेंगे हम कि अगर मिक्सचर है तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या है। तो मेन लिख लीजिए कैलकुलेशन है, ये हमें चाहिए होगा पीएच कैलकुलेशन में, वो बाद में पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। फाइन, तो मिक्सचर जो हमारा होगा सॉल्यूशन का 3 टाइप का होगा, एक सिर्फ एसिड का मिक्सचर होगा, दूसरा में क्या होगा बेस का मिक्सचर होगा, एसिड मिक्सचर होगा, दूसरे में बेस का मिक्सचर होगा, तीसरे में क्या हो सकता है एसिड प्लस बेस का मिक्सचर हो सकता है, एसिड प्लस बेस का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो इन केस में कैसे निकालेंगे, जब एसिड का मिक्सचर होगा तो हम क्या करेंगे, उसका नॉर्मलिटी इक्वल टू कर देंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू कर देंगे समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मतलब जितना एसिड है सबका मिली इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे, क्या कर देंगे टोटल वॉल्यूम। वैसे बेस के लिए भी क्या करेंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट किसका बेस का डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है। और एसिड प्लस बेस हुआ, एसिड प्लस बेस हुआ तो क्या होगा देखिए, एसिड प्लस बेस हुआ तो क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे जो नॉर्मलिटी है, यहाँ पे जो नॉर्मलिटी एसिड मिक्सचर का है वो H प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन उसको बोल सकते हैं, और इसमें इसको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टोटल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और इसको बोल सकते हैं टोटल OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। और जब एसिड प्लस बेस है तो हम क्या करेंगे, पहले एसिड का मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे एंड बेस का मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे। हाँ यार, तो पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, एसिड का मिली इक्विवेलेंट और बेस का मिली इक्विवेलेंट। तो अगर
समेशन ऑफ MEQ ऑफ एसिड ग्रेटर देन समेशन ऑफ MEQ ऑफ क्या होगा, बेस होगा, बेस होगा। तो हम नॉर्मलिटी ऑफ क्या, मिक्सचर को क्या निकालेंगे, नॉर्मलिटी किसका है, मिक्सचर है, मिक्सचर है। ये हम बोल सकते हैं, ये आपको बाद में मैं बताऊंगा, अभी नहीं चाहिए, अभी इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, चले आयनिक इक्विलिब्रियम में इसको अच्छे तरह से बताऊंगा। मिक्सचर इक्वल टू क्या होगा, जिसका बड़ा है, जिसका बड़ा है माइनस जिसका छोटा है, क्योंकि एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, तो माइनस कर देंगे अगर बेस को, तो जितना बचा हुआ एसिड है उसका ही मिली इक्विवेलेंट रहेगा, टोटल क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस है जब समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लेस देन समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस होगा, तब क्या होगा, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, बेस माइनस समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो जब एसिड का ज्यादा रहेगा एसिड माइनस बेस करेंगे, जब बेस का ज्यादा रहेगा बेस माइनस एसिड करेंगे। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है मिक्सचर का एनालिसिस में। तो मैं ये आपको बता दिया, अभी इसको बेस करके आपको एक एक प्रॉब्लम करवा दूंगा, जैसे आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा, पूरा ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, इसको लिख लीजिए पहले। तो इसमें जैसे ये H प्लस का देता था, ये OH माइनस का देता था, एसिड अगर ज्यादा है तो ये H प्लस का देगा, बेस अगर ज्यादा है तो वो OH माइनस का देगा, वो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में अच्छे तरह से पढ़ेंगे। ये सब बेसिक है, ये अगर आप पहले से जान चुके होगे तो जब आप लोग वो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी होगा, इसलिए बताना। और मूल कॉन्सेप्ट आपका बेसिक है ना, इसमें ये सब जानना चाहिए, नहीं जानोगे तो बाद में पछताओगे। ठीक है, तो नॉर्मलिटी अगर आपको मिल जाएगा तो आप नॉर्मलिटी से मोलारिटी निकाल सकते हो, है या ना, निकाल तो सकते हो आराम से। पर मिक्सचर का जनरली हम क्या निकाल देते हैं, नॉर्मलिटी निकाल देते हैं, चाहे तो आप मोलारिटी भी निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। कैलकुलेट नॉर्मलिटी इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट normality of mixture in the following। तो दिया है कि 200 ml H2SO4 pH equal to 2 plus 400 ml 0.1 normal HCl plus 200 ml 0.2 मोलर CH3COOH, और उसका अल्फा का वैल्यू दिया है 0.1। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, मतलब ये आपको बाद में बताऊंगा, इनको जो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और एसिटिक एसिड को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वो 100% डिसोसिएट नहीं होता सॉल्यूशन में, तो इसीलिए क्या है, उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है। ठीक है, तो ये आप अभी के लिए लिख लीजिए, बाद में आपको बताऊंगा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन नहीं है तो आप उसको कंप्लीटली डिसोसिएट भी ले सकते हैं। 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड, ये भी वीक एसिड होता है, तो इसका अल्फा 0.2 दिया है प्लस 200 ml 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड, इसका दिया है Ka इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵। क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। 100 ml HNO3 प्लस 100 ml HNO3 दिया है, डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर cc
और परसेंटेज बाय मास दिया है 63% प्लस 2 लीटर वाटर प्लस 100 ग्राम H2SO4 of 98% purity plus 500 ml 0.1 molar HCl plus 500 ml 0.1 molar HCl pH equal to 1 pH equal to 1 और बोला है कि इनका नॉर्मलिटी क्या होगा। तो पहले हमें क्या करना है, सबका मिली इक्विवेलेंट निकालना है। पहले हमें सबका मिली इक्विवेलेंट सेपरेटली निकालना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उनको ऐड करके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालेंगे किसका, 200 ml H2SO4 pH 2 दिया है, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखना, pH जो होता है वो होता है माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से हम निकाल सकते हैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा क्या, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस pH, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस pH करके हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। तो यहां से हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया क्या, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस, ठीक है। तो आप देखिए जो हमारा H2SO4 होता है वो तोड़ के क्या देता है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस देता है या नहीं। तो यहां से हमें क्या मिल गया, pH2 मतलब ये जो 2H प्लस है उनका कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, 2H प्लस है उनका कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। तो टोटल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, टोटल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वही इसका क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है, वही इसका क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है। समझ में आया। तो जब ऐसे टूटेगा कोई तो टोटल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है तो H2SO4 का क्या होगा, नॉर्मलिटी भी वही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2। समझ में आया। जब ऐसा कुछ हो, H2SO4 हो तो तब एसिड हो, तब क्या होता है, जितना टोटल H प्लस होता है वही उसका क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है, मोलारिटी नहीं होता। ये अच्छे तरह से याद रखना, मोलारिटी सिर्फ एक H प्लस का निकलता है और नॉर्मलिटी क्या होता है, टोटल H प्लस का निकलता है। वैसे जब हमारा NaCaOH होल 2 है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, आया ना। तो टोटल इसका कॉन्सेंट्रेशन ही क्या होगा, इसका नॉर्मलिटी होगा। टोटल OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ही हम बोल सकते हैं क्या होगा, इसका नॉर्मलिटी होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं H प्लस क्या, टोटल। मतलब ये जो 2H प्लस है उसका वैल्यू है 10 टू पावर माइनस 2। समझ में आया। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप जनरल नॉलेज के लिए इसको मतलब समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम 2OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन N बोल सकते हैं। वैसे अगर NaOH होता, सिंपल होता NaOH, तो उसके लिए क्या देता वो, Na प्लस प्लस OH माइनस देता है या ना। तो ये होता इसका नॉर्मलिटी, जितना टोटल वो OH माइनस दे रहा है वो उसका नॉर्मलिटी होगा। एसिड बेस के केस में बोल रहा हूँ। वैसे ही अगर ये HCl होता तो क्या देता है, H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये होता उसका क्या, टोटल नॉर्मलिटी, इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जितना वो आयन दे रहा है, कैटायन दे रहा है, पकड़ लीजिए H प्लस दे रहा है, उतना ही उसका नॉर्मलिटी। यहाँ पे जितना OH माइनस दे रहा है उतना ही उसका क्या होगा, नॉर्मलिटी होगा। तो हमें नॉर्मलिटी मिल गया। वॉल्यूम तो गिवन है 200 ml, तो इसका मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा, 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर, इसका मिली इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मिली इक्विवेलेंट आ रहा है कितना, 2। तो इसको आप लिख लीजिए पहले। इसको आप लिख लीजिए पहले, ठीक है।
समझ में आ गया? तो पहला हो गया, समझ लिया ना कैसा होगा, ये होगा उसका। तो पहले का हमें मिल गया। अगर पीएच दिया होगा तो कैसे निकालना है आपको पता चलेगा। उसके बाद देखिए 400 ml 0.1 नॉर्मल एचसीएल है, तो इसको क्या लिखेंगे 400 इंटू 0.1 नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट कितना होगा 40, तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना होगा 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला है, इसमें अगर दिया है तो याद रखना जब वीक इलेक्ट्रोलाइट देता है जिसको हम वीक एसिड बोलते हैं CH3COH हो या हमारा ऑक्जेलिक एसिड हो या हमारा बेंजोइक एसिड हो, इस टाइप का अगर एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड जब दिया रहता है, ऑर्गेनिक एसिड को हम बोलते हैं क्या वीक एसिड, मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते। तब क्या होता है, तब क्या होता है मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है NC अल्फा भी, NC अल्फा भी। तो N क्या होता है एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन, क्या होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। वैसे C क्या होता है मोलारिटी होता है, C होता है क्या मोलारिटी होता है आयन। तो इसके लिए मेरा मिली इक्विवेलेंट कितना निकल गया इसका CH3COH का, N का वैल्यू कितना है 1 है। क्यों 1 है क्योंकि CH3COH जब टूटेगा तो वो देगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस देगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस देगा, ठीक है। समझ में आया, आया ना? ठीक है। उसके बाद देखिए मिली इक्विवेलेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C और इसको लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इंटू अल्फा इंटू वी भी लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इंटू अल्फा इंटू वी भी लिख सकते हैं। क्योंकि N होता है नंबर ऑफ H प्लस, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितना टोटल आयन देगा वही क्या होता है उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो N होता है वैलेंसी फैक्टर, M होता है C होता है क्या मोलारिटी, N को क्या बोल सकते हैं वैलेंसी फैक्टर भी हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ H प्लस भी बोल सकते हैं जो सेम होता है किससे वैलेंसी फैक्टर से। तो हमें जो पता है कि N क्या है वैलेंसी फैक्टर है, C है मोलारिटी, तो हम इसको नॉर्मलिटी इंटू अल्फा इंटू वी भी लिख सकते हैं। और हर बार याद रखना V किसमें होना चाहिए वॉल्यूम ml में होना चाहिए, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट होता है क्या मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहा है इसीलिए अल्फा मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे भी वैसा होगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू अल्फा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 1 है, क्या है 1 है मेरा वैलेंसी फैक्टर N, मोलारिटी कितना है 0.2 है, अल्फा कितना है 0.1 है और V कितना है 200, V 200 है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 0.02 इंटू 200 इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। तो इसका वैल्यू आ गया मिली इक्विवेलेंट का कितना 4, इसका मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया कितना 4। समझ में आया? तो N होता है क्या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ H प्लस आयन देगा वो एक मॉलिक्यूल कितना, और उसको हम क्या बोल सकते हैं वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। C को बोलते हैं हम क्या मोलारिटी, तो N इंटू C को हम मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी भी लिख सकते हैं, N इंटू C को हम मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं नॉर्मलिटी भी लिख सकते हैं। तो आप जैसे भी करो आंसर सेम आएगा, आप यहाँ से ऐसे करो नॉर्मलिटी निकाल के करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए आप ये हो गया। उसके बाद चलते हैं थर्ड ये वाले, ठीक है।
तो इसमें तो नॉर्मलिटी डायरेक्ट दिया है तो वैलेंसी फैक्टर का कुछ पंगा नहीं है। तो आपको बोला था क्या मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा ऑक्सैलिक एसिड का n इंटू अल्फा इंटू वॉल्यूमिनम आयन। तो नॉर्मलिटी लिख लीजिए 0.1 इंटू अल्फा कितना होगा 0.2 इंटू वॉल्यूमिनम कितना होगा 500 इक्वल टू क्या हो गया 1000 और 10 होगा। कितना हो गया 10 आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है 0.02, ये होगा 0.02500 10 आ गया, इसका वैल्यू आ गया कितना 10। ठीक है लिख लीजिए। ठीक है उसके बाद ये वाला में आता है 200 ml ऑफ 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड दिया। इसको क्या करेंगे देखिए, इसमें क्या होता है एक चीज याद रखना, K इक्वल टू होता है क्या C अल्फा स्क्वायर, दैट अल्फा इक्वल टू होता है K बाय C का रूट ओवर। और आप सबको पता है C किसमें होना चाहिए मोलारिटी में। ये मैं आपको बाद में अच्छे से डिराइव भी करवाऊंगा, अभी के लिए जानिए कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है K बाय C का रूट ओवर होता है। तो यहाँ से हम K को यूज करके क्या निकालेंगे अल्फा, तो 2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय कितना है 0.1 है उसका मोलारिटी का रूट ओवर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 10⁻⁴ का रूट ओवर, ये हो गया √2 इंटू 10⁻², √2 इंटू 10⁻²। ठीक है ये हो गया। तो इसका मिली इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, मोलारिटी दिया है मतलब क्या होगा NC अल्फा भी आया ना, N होगा कितना बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड कैसे रहता है C6H5COOH रहता है, ये टूट के देता है C6H5CO- प्लस H प्लस देता है। समझ में आया। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, जितना उसका बेसिसिटी है बोलते हैं जितना H प्लस आयन है, तो ये हो गया 1। मोलारिटी कितना है 0.1, अल्फा कितना है √2 इंटू 10⁻², वॉल्यूम कितना है 200। ठीक है देख लीजिए। तो उसका वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेट कीजिए, √2 का वैल्यू कितना आता है 1.414 आया ना। तो उसका वैल्यू आएगा 0.2828 0.2828। ठीक है तो इसका मिली इक्विवेलेंट आ गया, इसका कितना आ गया 0.2828, इसका कितना आया था 10 आया। ठीक है समझ में आ गया क्या किया है? अच्छे से देखना ये वीडियो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट आएगा, तो इसमें परसेंटेज में मास दिया है, डेंसिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा मोलारिटी निकालना पड़ेगा, जो होता है परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय क्या होता है मोलर मास। तो परसेंटेज बाय मास कितना है 63, डेंसिटी है 1.2 और ये हो गया 10 है ना। और HNO3 का मास कितना होता है, HNO3 का मास कितना होता है बोलिए बोलिए, कैलकुलेट कीजिए HNO3 का कितना होगा।
HNO3 का मास कितना होगा 63। समझ में आया? HNO3 का मास कितना आता है 63। कैसे? HNO3 H का 1, नाइट्रोजन का कितना 14 प्लस 3 इंटू 16, ये हो गया कितना 15 प्लस 8, और ये आ गया कितना 4। ठीक है, तो आ गया कितना 63 आ गया, तो 63। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 63 ये दिया है कितना 63, कैंसल आउट हो गया, ये हो गया कितना 1 2 12, मोलरिटी हो गया कितना 12 मोलर आया ना। तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है, क्या दिया HNO3 है, वैलेंसी फैक्टर है 1 इंटू 100 इक्वल टू 1200, इक्वल टू हो गया 1200। ठीक है, तो इसका आ गया कितना 1200। ठीक है, उसके बाद 2 लीटर वाटर दिया है, तो उसका कुछ काम धंधा नहीं है, वाटर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एसिड दिया है ना, वाटर का H+ का कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है, 10⁻⁷ के ये में रहता है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो इसको सिर्फ हम क्या वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करेंगे। 2 लीटर मतलब कितना है 2000 ml, 2 लीटर मतलब कितना है 2000 ml। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा एसिड के इसमें, क्योंकि इसमें जितना H+ है उतना OH- है, ये न्यूट्रलाइज होकर रहता है। उसके बाद आ गया 100 ग्राम H2SO4 ऑफ 98% प्योरिटी, 100 ग्राम ऑफ H2SO4 ऑफ 98% क्या होगा प्योरिटी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 इंटू 100 आया ना, सॉरी 100 ग्राम इंटू 98% आया ना, 100 ग्राम ऑफ H2SO4, ये W प्योर, वेट ऑफ H2SO4 प्योर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 98%, तो उसको कैंसल आउट हो गया, तो 98 ग्राम हो गया आया ना। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होगा उसका W/mW इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000, तो W है 98, उसके बाद मोलर मास ऑफ H2SO4 भी होता है क्या 98 इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है 2 इंटू क्या होगा 1000, तो कैंसल आउट हो गया, ये हो गया कितना 2000, तो इसका वैल्यू आ गया हमारा 2000, मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया कितना 2000। ठीक है, समझ में? अभी लास्ट बचा है 500 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो इसको अगर मैं पूछूंगा तो आप लोग बोलोगे तो मोलारिटी दिया है, तो मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू क्या कर देंगे वॉल्यूम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है 0.5 ml 0.1 मोलर HCl pH1। आप इसको यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, आपका आंसर सही आएगा। आप यहाँ से निकाल दीजिए, सेम ही आएगा। तो इसका मोलरिटी हो गया 0.1, तो मिली इक्विवेलेंट क्या हो गया 0. मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम, तो ये हो गया कितना 50। तो इसका मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अभी क्या करेंगे, हम नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, सबका MEQ डिवाइडेड बाय क्या होगा टोटल वॉल्यूम होगा, आया ना। तो सबका MEQ को ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है 2 + 40 + 4 + 10 + 0.2828 + 1200 + 2000 + 50, आया ना, इतना हुआ ना, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना है 200,
इसका है 400, इसका है 200, ये वाला का है 500 प्लस 200 प्लस 100, है ना, 200 400 200 500 200 100। उसके बाद देखिए ये वाटर मिली इक्विवेलेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पर ये क्या करेगा, वॉल्यूम में तो कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो यहाँ पे एक 2000 ऐड हो जाएगा वाटर के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो 100 ग्राम H2SO4 दिया है, 90% 8% प्यूरिटी, कुछ वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसका वॉल्यूम तो नहीं आएगा। प्लस क्या होगा, लास्ट वाला है 500। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपका नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइए। थ्री 3306 ये आ रहा है 3306.2828 डिवाइडेड बाय नीचे का कीजिए कितना आ रहा है, देखिए 4100। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो वैल्यू आएगा 0.8064 नॉर्मल। तो टोटल मिक्सचर का नॉर्मलिटी क्या हुआ, 0.8064 नॉर्मल, आया ना। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर, टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर क्या होगा, 8064 नॉर्मल, क्योंकि जो एसिड होता है वो H प्लस देता है। तो आपको बोला था नॉर्मलिटी किससे इक्वल होता है, H प्लस से इक्वल होता है, मैंने आपको पहले बताया था, टोटल H प्लस से नॉर्मलिटी इक्वल होता है, तो ये हमें मिल गया, ठीक है। तो इसको आपने लिख लिया होगा। अभी हम बेस को बेस करके एक देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक मिक्सचर का सॉल्व कर देंगे, उसके बाद टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है कि कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही दिया है, सिर्फ क्या क्वेश्चन में दिया है लिख लीजिए। (400 ml NaOH of POH 10 plus 200 ml 0.1 molar CaOH whole 2 plus 100 ml 0.1 molar NH4OH alpha equal to 0.2 plus 200 ml 0.1 normal NH4OH Kb इक्वल टू क्या दिया है, 2 इंटू 10⁻³ प्लस 200 ml COH होल 2 डेंसिटी इक्वल टू दिया है 1.3 ग्राम पर cc एंड दिया है परसेंटेज बाय मास 37% प्लस 50 ग्राम NaOH of 60% प्यूरिटी
प्लस 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर। तो आपको जैसे बताया था करेंगे। POH होता है क्या, माइनस लॉग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर बेस होगा तो वहां से हम लिख सकते हैं कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा, 10 टू पावर माइनस POH। ठीक है, तो NaOH है, सेम कॉन्सेप्ट, वो टूट के क्या देगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा NaOH का नॉर्मलिटी वो होगा, जैसे पिछले बार होता था वैसे बेस के केस में OH माइनस आएगा, एसिड के केस में क्या आता था, H प्लस आता था, आया ना। तो मेरा नॉर्मलिटी क्या हो गया इसका, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10 टू पावर माइनस 10, तो नॉर्मलिटी आ गया 10 टू पावर माइनस 10, आया ना। तो मेरा मिली इक्विवेलेंट हो गया नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, तो हो गया 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 400 इक्वल टू हो गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। ये हो गया मेरा मिली इक्विवेलेंट। तो इसका हो गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। पहला समझ में आया। उसके बाद दिया है 200 ml ऑफ 0.1 मोलर CaOH होल 2, तो उसका क्या हो गया, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml। तो मोलरिटी है कितना 0.1, वैलेंसी फैक्टर CaOH होल 2 का कितना है 2 है, क्योंकि उसका एसिडिटी 2 है, इंटू 200, तो क्या होगा 440, 400 हुआ, 0.1 मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आया कितना 40। यहां तक समझ में आया, दोनों लिख लीजिए। तो मिली इक्विवेलेंट आपको फाइनली कैलकुलेट करना है। देखिए मिली इक्विवेलेंट कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप अगर मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना सीख गए तो हर तरह का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। आपके बुक में ऐसा कॉन्सेप्ट में कभी सॉल्व नहीं किया होगा, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग दिया होगा। आप अच्छी तरह से आप चेक भी कर सकते हो, पर अगर आप ये मेथड से यूज करोगे तो कभी कुछ गलत भी नहीं होगा और समझने में भी आसानी आएगी। ठीक है, हो गया ये दो। उसके बाद तीसरे वाले में आते हैं। क्या था, वैसा ही था। क्या होता था, मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू NC अल्फा V, जहां पे C किस में है, मोलरिटी में, N है क्या मेरा वैलेंसी फैक्टर, अल्फा तो दिया है। वैलेंसी फैक्टर NH4OH का क्या होता है 1 होता है, क्योंकि NH4OH एक OH माइनस ही देता है। ये होगा 0.1, अल्फा होगा कितना 0.2 इंटू वॉल्यूम किस में चाहिए, ml में देना है, तो ये हो गया कितना 2, इसका आ गया कितना 2, तो इसका वैल्यू हो गया 2। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट का। उसके बाद ये वाला देखिए, जैसे एसिड के लिए Ka रहता है जिसको बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस के लिए Kb रहता है, और Kb का भी फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू Kb बाय C का रूट ओवर। C क्या में है, मोलरिटी है, तो यहां से हम निकाल देंगे 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना है 0.1, है ना। कैसे, नॉर्मलिटी गिवन है कितना 0.1, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है नॉर्मलिटी बाय वैलेंसी फैक्टर, तो 0.1 बाय वैलेंसी फैक्टर NH4OH का कितना होता है 1 होता है, इक्वल टू क्या हो गया ये 0.1 ही हो गया। तो मोलरिटी भी क्या हो गया 0.1 का रूट ओवर, आया ना। तो ये हो गया 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का रूट ओवर, 10 पावर माइनस 2 का रूट ओवर, तो ये हो गया 1.414 इंटू 10 पावर माइनस 1 इक्वल टू हो गया क्या 0.1414, आया ना। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 0.1414। ठीक है, जीरो पॉइंट 1414 आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा मिल गया हमें, हाँ या ना, अल्फा मिल गया, यूज कर दीजिए। नॉर्मलिटी गिवन है और मोलारिटी भी गिवन है 0.1, तो क्या हो जाएगा MEQ इक्वल टू NC अल्फा भी, N होगा 1,
सी क्या है, मोलारिटी कितना है 0.1, नॉर्मलिटी से मोलारिटी में मैंने कन्वर्ट कर दिया, नहीं तो आप डायरेक्ट एन सी के जगह नॉर्मलिटी भी पुट कर सकते हो। अल्फा कितना है 0.1414 इंटू वॉल्यूम कितना है 200, हाँ या ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है आंसर देखिए। इसका आंसर आ रहा है 2.828, तो यहां पे इसका लिख लीजिए कितना आया 2.828, 2.828, ठीक है। हर वक्त याद रखना एनसी अल्फा भी में सी होता है मोलारिटी। अगर इसको नॉर्मलिटी में लिखो तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी एन अल्फा भी इन एम एल, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलारिटी क्या होता है नॉर्मलिटी, तो इसलिए हमने नॉर्मलिटी लिख देते हैं उसको। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, टू 200 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दिया है, परसेंटेज बाय मास भी दिया है। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता था 74 होता था, तो 74 ये हो गया मोलारिटी, हाँ या ना, ये हो गया मोलारिटी। तो इसका मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000। तो मोलारिटी लिख लीजिए 73 इंटू 1.3 इंटू 10 बाय 74 इंटू वैलेंसी फैक्टर है 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और ये हो गया 1000, ठीक है। तो कितना होगा देखिए अभी, कितना होगा देखिए आंसर, खुद भी थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, मैं कितना करूंगा। $13,000 हुआ, ठीक है। यहां तक लिखिए, सॉरी ये वॉल्यूम इन एमएल है ना, गलती से 1000 लिख दिया था। वॉल्यूम इन एमएल कितना है 200 है ना, तो ये हो गया 13 इंटू 200 इक्वल टू 2600, गलत थोड़ा हो गया था, गलती बीच बीच में हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 2600, तो मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन एमएल, वॉल्यूम दिया है 200, तो मोलारिटी लिख दिया इंटू वैलेंसी फैक्टर लिख दिया इंटू वॉल्यूम लिख दिया क्या 200 इक्वल 13 इंटू 200 हो गया 2600, 2600, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है ये वाला 50 ग्राम ऑफ NaOH ऑफ 60% प्यूरिटी, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 ग्राम इंटू 60/100, कैंसिल कर दीजिए, 30 ग्राम आ गया, आया ना, वेट आ गया क्या 30 ग्राम, किसका प्योर NaOH का। तो उसका मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 30 बाय NaOH है मतलब कितना है, NaOH है मतलब NaOH 23 है सोडियम का, 16 + 1 तो हो गया 24 + 16, तो कितना हो गया 40, आया ना, 40 ग्राम हो गया। तो 40 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना होता था 1 इंटू 1000, आया ना, 1 इंटू 1000, तो कैंसल आउट कर दीजिए, तो ये हो गया 3 इंटू ये कितना हो गया 250, तो 250 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हो गया 750 आ गया इसका आंसर।
750 आ गया इसका मिली इक्विवेलेंट। तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना है? 750 है। तो सबका मिली इक्विवेलेंट हमें मिल गया। कैसे मिला आपको पता चला? ठीक है, इसका भी मिल गया। ये क्या किया हमने? 50 ग्राम का 60% प्योरिटी है तो 60% कर दिया। 30 ग्राम क्या मिल गया? प्योर NaOH का, तो डिवाइड कर दिया, हो गया, मिली इक्विवेलेंट निकल गया। अभी क्या करना है हमें? नॉर्मलिटी मिक्सचर, और इसको क्या लिख सकते हैं? सब बेस है इसलिए इसको लिख सकते हैं क्या? OH माइनस। इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं टोटल, हाँ या ना? जैसे पिछले बारे में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे, तो कितना हो जाएगा? सब ऐड कर दीजिए। 4 × 10⁻⁸ प्लस 40 प्लस 2 प्लस 2.828 प्लस 2600 प्लस कितना आया? 750, हाँ या ना? डिवाइडेड बाय ये कितना है? 400 ml है। ये कितना है? 200 ml है। ये कितना है? 100 ml है। इसका कितना है? 200 ml है। ये भी 200 ml है। ये वाला सॉलिड है क्योंकि इसमें कुछ ml फेमल दिया नहीं है। ये 1 लीटर है। 1 लीटर वाटर मतलब कितना है? 1000 ml वाटर। इसको लिख दीजिए 1000। वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा OH माइनस में, क्योंकि उसमें जितना H प्लस रहता है उतना OH माइनस रहता है, वो न्यूट्रल होकर रहता है। तो ये हो गया मेरा आंसर। इसका आंसर आप निकाल दीजिए, खुद आप कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या? 750 है। ये हो गया मेरा आंसर, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। अगर सब बेस है तो ऐसे करोगे। तो मैंने आपको क्या करवा दिया, ये क्वेश्चन में जितना पॉसिबिलिटी है सब दे दिया, और जैसे आप मिली इक्विवेलेंट वहां से निकाल सकते हो मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे टोटल मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, जितना पॉसिबल हो सकता है। इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, जो भी आएगा इसके अंदर से आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना, खुद भी ऐसे क्वेश्चन आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इसका आंसर आप निकालो और खुद सॉल्व कीजिए, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी हमें बताइए अगर होगा तो, ठीक है। तो यहां हमने एसिड का खत्म किया और बेस का खत्म किया, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। एसिड और बेस दोनों है तो क्या होगा देखिए, एसिड और बेस दोनों है तो क्या होगा देखिए। मिक्सचर, कैलकुलेट n मिक्सचर इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है 200 ml 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 400 ml 0.2 नॉर्मल HCl, 2 नॉर्मल HCl प्लस 500 ml सेमी नॉर्मल NaOH प्लस 100 ml डेसीमोलर H2SO4, डेसीमोलर H2SO4, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए। सेमी नॉर्मल, ये सेमी नॉर्मल, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखना, सेमी नॉर्मल मतलब हाफ नॉर्मल होता है। सेमी नॉर्मल मतलब क्या होता है? हाफ नॉर्मल होता है। वैसे डेसीमोलर मतलब, डेसी मतलब क्या है? 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 मोलर होता है, ठीक है। सेमी मतलब होता है हाफ, तो ये हो गया हाफ। डेसी का क्या हुआ? 10⁻⁻1 हुआ, तो ये हो गया 10⁻⁻1 मोलर, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। जब एसिड बेस का मिक्सचर है तो पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में
समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालेंगे एंड समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। ठीक है, आया ना। तो पहले हम निकालेंगे समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या, एसिड। तो एसिड कौन कौन सा है पहले आप मार्क कीजिए। तो ये मेरा एसिड है और ये मेरा एसिड है, ये दोनों मेरा एसिड है। तो इसका मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन एम एल प्लस इसका क्या होगा, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू वॉल्यूम इन एम एल। ठीक हो गया, समझ में आ गया ये, हाँ या ना। मोलारिटी है तो वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, नॉर्मलिटी है तो वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 8t प्लस ये कितना आ गया, 20 इक्वल टू आ गया इसका वैल्यू 100। वैसे ही समेशन ऑफ MEQ ऑफ बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ये बेस है और ये बेस है ना। मोलारिटी है तो मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू क्या हो गया 200। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, प्लस NaOH है, नॉर्मलिटी दिया है तो नॉर्मलिटी इंटू क्या वॉल्यूम। तो ये हो गया कितना 40, ये हो गया कितना 250 इक्वल टू कितना हो गया 40 इंटू क्या हो गया 250 इक्वल टू कितना हो गया 290 इक्वल टू हो गया क्या 290। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ज्यादा है ना, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस ज्यादा है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस ज्यादा है। तो इधर मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस ज्यादा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। अगर एसिड का ज्यादा होता तो सॉल्यूशन एसिडिक होता, यहाँ पे बेस का ज्यादा है इसीलिए सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको उसके बाद बोला था कि नॉर्मलिटी मिक्सचर क्या होता है, इक्वल टू बेस का अगर ज्यादा है, हाँ या ना, तो क्या होगा, देखिए यहां तक तो आपने लिख लिया होगा, हाँ या ना, लिख लिया। तो बेसिक है सॉल्यूशन, ऐसे भी पूछ सकता है कि सॉल्यूशन क्या है, मतलब सॉल्यूशन बेसिक है आप बोलोगे। उसके बाद देखिए नॉर्मलिटी मिक्सचर क्या होगा, समेशन ऑफ MEQ ऑफ, इधर बेस ज्यादा है तो बेस माइनस एसिड डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, हाँ या ना। तो बेस का कितना है 290 है, एसिड का कितना है 100 है, टोटल कितना है 200 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 100। तो ये हो गया कितना 190 डिवाइडेड बाय 4 6, ये कितना हो गया 4 2 क्या हो गया 6 7 7 और 5 हो गया कितना 12, 7 और 5 हो गया कितना 12, तो 1200। ये हो गया हमारा नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 0.158, ये हो गया 0.158 नॉर्मल। अभी ये जो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर है वो H+ के लिए है या OH- के लिए है। देखिए सॉल्यूशन में मिली इक्विवेलेंट किसका ज्यादा है, बेस का ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन बेसिक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, OH- का कॉन्सेंट्रेशन, टोटल OH- का कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं इन द मिक्सचर। अगर एसिड का ज्यादा होता तो सॉल्यूशन एसिडिक रहता और हम बोलते हैं टोटल H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बोलते, हाँ या ना। इधर बेस है ज्यादा तो बेसिक होगा। तो ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। तो समझ में सबको आ गया होगा कि एसिडिक मिक्सचर है तो क्या होगा, बेसिक मिक्सचर है तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस अगर मिल के है मिक्सचर में तो क्या होगा। इसको आप अच्छे तरह से और एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आप समझ पाओगे। अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप खुद ही खुद समझ पाओगे। अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको और कुछ एग्जाम्पल देके इसको
सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो यहां हमारा खत्म होता है मिक्सचर का बात, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि बेसिक की टाइट्रेशन क्या होता है, क्या टाइट्रेशन क्या होता है, उसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे किसमें, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, टॉपिक में, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं, आयोनिक इक्विलिब्रियम बोल के एक टॉपिक है, उसमें सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो टाइट्रेशन क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सब्सटेंस और सॉल्यूशन बोलते हैं हम, यूजिंग ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या होता है, एक अननोन होता है तो दूसरे को क्या दूसरे का हम स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं हम क्या, टाइट्रेशन। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका इधर हमें नॉर्मलिटी पता होता है और मोलारिटी पता होता है, एंड उसका हमें वॉल्यूम पता रहता है। तो हमें नॉर्मलिटी, मोलारिटी और वॉल्यूम उसका नोन रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं और उसको एक अननोन का एक कुछ होता है, उसका कुछ वॉल्यूम हम ले जाते हैं, नोन वॉल्यूम, इसको ऐड करते हैं हम इसे, ठीक है। और एक पॉइंट रहता है इक्विवेलेंस पॉइंट, वहां पे क्या होता है, ये लोग कंप्लीट रिएक्शन होता है। मतलब क्या होता है, मैं बोलता हूं, अगर आप एक एसिड ले रहे हो, पकड़ लीजिए आप, यहाँ पे आप एक एसिड ले रहे हो, यहाँ पे आप एक बेस ले रहे हो, आपका एसिड अननोन है, ये आपका स्टैंडर्ड है, मतलब इसका आपको नॉर्मलिटी और मोलारिटी पता है एंड वॉल्यूम आपको पता चल ही जाएगा। आप क्या कर रहे हो, इसका हमें नॉर्मलिटी और मोलारिटी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लेंगे, क्या, एसिड, एक बीकर में ले लिया, और इसको बोलते हैं क्या, ब्यूरेट बोलते हैं, जिसमें मार्किंग रहता है, मतलब ml का मार्किंग रहता है, कैलिब्रेटेड रहता है, उसमें हम कैलिब्रेटेड, इसमें हम बेस ले लेंगे और यहां से हम बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। कब तक, जब तक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना हो। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए यहाँ पे हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या करता है, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो अपना कलर चेंज करता है, वो अपना कलर चेंज करता है इंडिकेटर। तो एसिड और बेस का जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन करते हैं, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, व्हेन कंप्लीट रिएक्शन बोल सकते हैं हम, और उसको क्या बोल सकते हैं, एसिड बेस हो तो न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं। जब होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, M1 हम लिखते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2, जहां पे N1 होता है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1, V1 होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1, N2 होता है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन 2, V2 होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। तो ये, इसको अगर हम सॉल्यूशन 2 पकड़ते हैं, इसको अगर सॉल्यूशन 1 पकड़ते हैं, हमें इसका नॉर्मलिटी पता है, हाँ या ना, N1 हमें पता है। उसके बाद हम कुछ लिए हैं एसिड वॉल्यूम, तो हमें V2 भी पता है, तो हम ऐड करते जाएंगे और जहां पे इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, हम ब्यूरेट में देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम हमारा क्या बेस हमारा क्या हुआ, हमें जरूरत पड़ा।
तो वहां से हमें V1 भी पता चल जाएगा, इसके ब्यूरेट के रीडिंग से हमें V1 भी पता चल जाएगा। तो हमें N1 पता है, V1 पता है और V2 पता है, हम N2 निकाल सकते हैं या नहीं? तो N2 जो अननोन है हम उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट फिर से बता दे रहा हूं। एक अननोन एसिड अगर हम ले रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम लेंगे जो हमें नोन होगा, उसमें हम बेस ऐड करेंगे ब्यूरेट में। तो और एक इंडिकेटर हम यूज करते हैं जो कि जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तब वो अपना कलर चेंज करता है। तो जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा हम ये जो ब्यूरेट है वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितना बेस का यूज हुआ। तो हमें बेस का वॉल्यूम मिल जाएगा। एसिड का वॉल्यूम तो हमें पता ही है क्योंकि हमने उसको लिया है। बेस का हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो हमें अननोन जो एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये होता है टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो हम बोल सकते हैं कि उसका मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस होता है। कब? एसिड बेस टाइट्रेशन में। एसिड बेस टाइट्रेशन जब होता है तब क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस हो जाता है, क्योंकि ये तो मिली इक्विवेलेंट है ना। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि n ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू n ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस। और बोल सकते हैं n ऑफ एसिड इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू मोलारिटी ऑफ बेस, ये मोलारिटी ऑफ बेस इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस। ये मेरा इक्वेशन है, मोलारिटी ऑफ एसिड ये है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है? टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट में होता है। कौन सा पॉइंट में होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट में। और टाइट्रेशन का क्वेश्चन सब इक्विवेलेंस पॉइंट से ही आता है। समझ में आया? तो ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कोई भी एक अगर अननोन होगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टाइट्रेशन का ये समझ गए। तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, इसको आपको समझना है और आपका जो प्रैक्टिकल में आपने इसको किया ही होगा, ठीक है। तो अभी इसको बेस करके हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 required to react with 100 ml 0.2 मोलर CaOH होल 2, ठीक है। तो रिएक्ट हो रहा है मतलब क्या है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब होता है, जब हमारा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है मतलब कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं उसको, आया ना। तो अब मैंने आपको बोल रहा हूँ, क्या बोला था? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस होता है। तो एसिड है मेरा H2SO4, तो हम अगर उसका मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मोलारिटी इनटू क्या है? वैलेंसी फैक्टर होता है H2SO4 2, वॉल्यूम हमें पता नहीं, इक्वल टू क्या हो गया? बेस का मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 है इंटू वॉल्यूम। तो डॉट इम्प्लाइज V इक्वल टू हो गया 0.2 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 2। तो ये हो गया 2 कट गया, तो 200 ml हो गया, 200 ml हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड क्या होगा?
200 ml। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना आ गया? 200 ml आ गया। तो पता चल गया कि कैसे करते हैं। अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो कंप्लीटली रिएक्ट कब होगा? जब मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस होगा, तब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। और उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 0.2 molar H2SO4 required to react completely with 10 gram mixture of NaOH and CaOH whole 2. NaOH and CaOH whole 2. If percentage by mass of NaOH is 40%, तो खुद थोड़ा ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा? बेस होगा। एसिड तो एक है तो हम लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना है? 2 है, तो NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिखेंगे? CaOH होल 2 लिखेंगे। आया ना? तो हमें वॉल्यूम ऑफ H2SO4 चाहिए, मतलब हमें MEQ ऑफ NaOH और MEQ ऑफ CaOH होल 2 जरूर चाहिए। वो अगर हमें मिलेगा तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो मेरा दिया है मिक्सचर, जो दिया है 10 ग्राम दिया है, हाँ या ना? उसके बाद मेरा दिया है परसेंटेज बाय मास किसका? NaOH का। कितना दिया है? 40%, हाँ या ना? 40% दिया है, ये गिवन है ना? तो यहां तक आप लिख लीजिए। तो किसमें 40% है? वो मिक्सचर में 40% है, हाँ या ना? तो मैं लिख सकता हूं परसेंटेज बाय मास इक्वल टू मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मास ऑफ मिक्सचर इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा? 40। तो दैट इम्प्लाइज मास ऑफ NaOH इक्वल टू क्या होगा? 40 इंटू मास ऑफ मिक्सचर इंटू डिवाइडेड बाय 100। तो 40 मास ऑफ मिक्सचर कितना दिया है? 10 ग्राम, 10 बाय 100 इक्वल टू कितना हो गया? 4 ग्राम, आया ना? तो मेरा मास ऑफ NaOH क्या हो गया? 4 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ NaOH अगर 4 ग्राम है तो मेरा मास ऑफ CaOH होल 2 कितना हो जाएगा? 10 ग्राम से माइनस कर दो, इक्वल टू 6 ग्राम हो गया। तो मेरा NaOH कितना हो गया? 4 ग्राम, COH होल 2 हो गया 6 ग्राम। तो अभी उनका वेट अगर मिल गया तो उनका मिली इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप पहले लिख लीजिए। तो मेरा मास ऑफ मिक्सचर दिया है क्या? 10 ग्राम। परसेंटेज ऑफ मास उसका मैंने क्या कर दिया?
फॉर्मूला डाल दिया, वहां से मास ऑफ NaOH निकाल दिया, हाँ या ना। तो मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मास ऑफ मिक्सचर ही होता है, इंटू 100 होता है परसेंटेज है मास। तो यहां से मुझे मास दोनों का मिल गया। ठीक है, अभी यहां तक आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट H2SO4 इक्वल टू ये है, आया ना। तो मिली इक्विवेलेंट H2SO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मिली इक्विवेलेंट मतलब क्या हो जाएगा, W कितना है 4 बाय NaOH का वेट कितना होता है, NaOH का वेट कितना होता है 40 होता है। तो ये हो गया 40 इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 74 ग्राम मोलर वेट, 2 है वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000, आया ना। इतना सबको तो पता है, इतना तो सबको पता है। तो इसको अभी डिवाइड करके सब सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस वो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 162.16, 162.16। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 262.16। ठीक है, तो मेरा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आया 262.16, आया ना। क्योंकि H2SO4 को कॉम्प्लीटली न्यूट्रलाइज दोनों कर रहे हैं, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या हुआ, आप मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 हमारा क्या होता है, उसका मोलारिटी गिवन है 2, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2, वॉल्यूम हमें पता नहीं है, वॉल्यूम ही हमें चाहिए, इक्वल टू 262.16। दैट इम्प्लाइज वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा 262.16 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 2 इक्वल टू 262.16 डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आगे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 655.4 ml। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड क्या होगा 655.4 ml, ये होगा मेरा आंसर 655.4 ml। तो आप इसको लिख लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा। समझ में आया। तो हमें हर वक्त देखना है कि एसिड हो या बेस हो। अगर एसिड दिया है और उसको दो बेस मिलके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन। ठीक है, यही मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। और एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इससे हमारा मूल कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम टॉपिक खत्म हो गया, जिसमें हमारा मिली इक्विवेलेंट का एप्लीकेशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स का और डिफरेंट एलिमेंट का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए 200 ml solution of calcium hydroxide was taken for titration, ठीक है।
टेकन फॉर टाइट्रेशन हो गया। उसके बाद है व्हेन 50 ml of 1 normal HCl was added, the solution was found to be basic, again 100 ml semi-molar H2SO4 was added and the solution became acidic. To make it neutral, again 4 gram of NaOH was added. 4 gram of NaOH was added to it. Then calculate normality and molarity of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा अननोन है, जिसका हमें वॉल्यूम पता है सिर्फ, ठीक है। तो पहले बोला है कि उसको हमने टाइट्रेशन के लिए लिया, पहला पॉइंट सबको पता चल गया। उसके बाद बोला है कि 50 ml जब उसमें हमने HCl 1 मोलर 1 नॉर्मल ऐड किया तो सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक, सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक था। सॉल्यूशन क्या था, बेसिक था। समझ में आया? मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने जब 1 नॉर्मल HCl ऐड किया तो सॉल्यूशन क्या रहा, हमारा बेसिक ही रहा। मतलब हमारा CaOH2 जो बेस है उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, याद इतना हुआ। उसके बाद हमने बोला कि हमने न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए H2SO4 ऐड किया, पर जब हमने H2SO4 ऐड किया 100 ml सेमी मोलर H2SO4 हमने जब ऐड किया तो क्या हुआ, तो क्या हो गया कि मेरा सॉल्यूशन एसिडिक बन गया। मतलब क्या हो गया, बेस को एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया। पहले तो हमने HCl ऐड किया तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, जब H2SO4 ऐड किया तब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होके मेरा एक्स्ट्रा एसिड भी बचा है। मतलब मेरा एसिड थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, मतलब न्यूट्रलाइज तो किया बेस को, उसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा एसिड भी बच गया अनरिएक्टेड होके। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने 4 ग्राम NaOH ऐड किया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने 4 ग्राम NaOH ऐड किया। तो पूछा है कि इसका नॉर्मालिटी क्या होगा, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बहुत लिखा रहता है, इतना लेंदी है, इससे भी लेंदी क्वेश्चन दिया रहेगा। देखना है न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है हाँ या ना। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या हो रहा है, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा अटेन हो रहा है हाँ या ना। तो न्यूट्रलाइजेशन अगर कंप्लीट हो रहा है तो आंख बंद करके लिख देना है क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस लिख देना है जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या है, हो रहा है। फाइनली कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है या नहीं, टू मेक इट न्यूट्रल लिखा है, हो रहा है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जो एसिड है उनको एक साइड लिख दीजिए एसिड के साइड में। तो मैं लिख सकता हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, HCl प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। दो एसिड का इन्वॉल्वमेंट है तो दो एसिड को मैंने प्लस करके लिख दिया। उसके बाद बेस बचा, बेस में क्या क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और क्या है मेरा NaOH है, तो मैं बेस साइड में बेस को लिख दिया। तो क्या करना है, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है जितना भी आप एसिड, 2 एसिड 3 एसिड 4 एसिड जितना भी एसिड यूज किए हो उसका मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, जितना भी बेस आपने यूज किया है उसका मिली इक्विवेलेंट।
तो क्या करना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस आपको लिख देना है। उसके बाद एसिड का मिली इक्विवेलेंट को एक साइड में लिख देना है, मतलब दो एसिड है मतलब HCl प्लस H2SO4, दो बेस है मतलब COH होल 2 प्लस NaOH। ठीक है, समझ में आ गया, हो गया। तो मुझे चाहिए क्या, CaOH होल 2 का नॉर्मालिटी, हाँ या ना। तो इनका मिली इक्विवेलेंट अगर लिखूं HCl है, HCl का 1 नॉर्मल है, तो नॉर्मालिटी इंटू क्या, वॉल्यूम इन ml हो गया। उसके बाद H2SO4 का क्या दिया है 100 ml, तो सेमी मोलर मतलब क्या होता है, हाफ मोलर होता है, हाँ या ना। तो मोलरिटी कितना है हाफ, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, और वॉल्यूम कितना है 100 ml हो गया। H2SO4 का मिल गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मुझे पूछा है क्या नॉर्मालिटी, तो लेट पकड़ लीजिए, इसका नॉर्मालिटी है n, लेट इसका नॉर्मालिटी क्या है n, लिख लीजिए लेट नॉर्मालिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बी क्या n। तो मैंने इसका नॉर्मालिटी n लिख दिया। इसका वॉल्यूम गिवन है कितना 200, तो नॉर्मालिटी इनटू वॉल्यूम हो गया, नॉर्मालिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। उसके बाद NaOH का दिया है, तो NaOH का वेट दिया है, तो वेट है NaOH का 4 ग्राम। मोलर वेट NaOH का कितना होता है 40 होता है, तो डिवाइडेड बाय मोलर वेट, वेट बाय मोलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1 होता है, इनटू 1000 होता है मेरा क्या मल्टीप्लीकेशन, वो होता है उसका मिली इक्विवेलेंट। तो हमें n को निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। 50 प्लस कितना हो रहा है हाफ, हाफ कैंसिल आउट हो गया 100 इक्वल टू 200n प्लस ये कैंसिल आउट कर 10 हो गया, ये कैंसिल आउट प्लस 100, हाँ या ना। तो लेफ्ट साइड राइट साइड दो जगह पे क्या है 100 है, हाँ या ना। तो दोनों को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो दैट इंप्लाइज क्या हुआ, n इक्वल टू हो गया मेरा 50/200, 50/200। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं। तो आपको याद आया कि न्यूट्रलाइजेशन जब कंप्लीट होता है तो ऐसे ही आप सॉल्व कर देना। अभी यहां पे लिख देता हूं n इक्वल टू हो गया 50/200, तो कैंसल आउट कर दीजिए, तो क्या हो गया 54, 1/4 इक्वल टू हो गया 0.25। तो मेरा नॉर्मालिटी हो गया 0.2 नॉर्मल, और 0.2 क्या बोल सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो मेरा नॉर्मालिटी हो गया 0.2, हाँ या ना। और उसको 0.2 नॉर्मल भी बोलते हैं, और 0.25 आप बोलोगे 0.25 और 0.25 नॉर्मल हो गया मेरा नॉर्मालिटी। मोलारिटी मांगा है, तो मोलारिटी क्या होता है नॉर्मालिटी बाय वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मालिटी बाय वैलेंसी फैक्टर मेरा मोलारिटी होता है, हाँ या ना। तो नॉर्मालिटी हो गया 0.25, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है 2 होता है, तो हो गया 0.125। मोलारिटी क्या हो गया 0.125 m, और नॉर्मालिटी हो गया 0.25 n। तो समझ में आ गया। मिली इक्विवेलेंट HCl प्लस इसको सबको प्लस कर देना है, वहां से नॉर्मालिटी अब CaOH होल 2 हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो नॉर्मालिटी मिला 0.25 n। तो मोलारिटी हो गया नॉर्मालिटी बाय वैलेंसी फैक्टर 0.125 m। समझ में आ गया, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। तो टाइट्रेशन को बेस करके इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। आपको जितना भी एसिड दे 4 5 6 एसिड दे, उसको उसके साथ 3 4 5 जो जितना भी बेस को आपको टाइट्रेट करके आपका न्यूट्रलाइजेशन किया होगा, तो आपको सिर्फ कर देना है मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो एक साइड में एसिड का मिली इक्विवेलेंट को ऐड कर देना, और एक साइड में बेस का मिली इक्विवेलेंट को ऐड कर देना, और जो आपको अननोन मांगा है वो आप निकाल लेना। ठीक है, तो सबको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहाँ पे हम खत्म करते हैं।
आपको सब समझ में आया होगा मुझे लगता है, पर अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर आपका डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। क्योंकि आप मोल कॉन्सेप्ट में कभी अपना डाउट मत रखिए, आप जितना डाउट रखोगे बाकी आप सॉल्व करने में उतना प्रॉब्लम करवाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आप अपना डाउट को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, आप अपना पढ़ाई कीजिए और जितना भी हो सके मूल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। आपको अगर अच्छा बुक चाहिए मूल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो आप एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छा बुक है आपका आरसी मुखर्जी का बुक, आप वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज का क्लास यहाँ पर हम रखते हैं। पढ़ाई कीजिए अच्छे से और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है।